चलिए सभी लोगों को नमस्ते और सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता है कि प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करती ही रहती है और सभी चीज आपके फेवर में होता है, चाहे क्वेश्चंस के माध्यम से हो या टेस्ट के माध्यम से हो या थ्योरी के माध्यम से हो या कंसेप्ट के माध्यम से हो। आपको हमेशा से अच्छा चीज देने का कोशिश किया जाता है। इसीलिए आप सभी लोग सेशन से जुड़िए और हम कहेंगे कि सेशन से जुड़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 40 क्वेश्चंस। और आपको पता होना चाहिए कि जितना क्वेश्चंस बनाइएगा उतना ही सिलेक्शंस के करीब जाइएगा। ये ध्रुव सत्य है और इस चीज को आपको मान के काम करना पड़ेगा। आप जितने लोग देख रहे होंगे, हम सभी लोग से ये कहना चाहेंगे मेरे भाई, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए और फिर आपके क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग फटाफट करके जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करिए और आपकी क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई ध्वनि की बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, यदि हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि हमारा क्या है, तो कहेंगे ये ऊर्जा का एक रूप माना जाता है। ये हमारा ऊर्जा है, ये मान के चलिए ध्वनि एक प्रकार का हमारा ऊर्जा है। दूसरी बात ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे भाई कि अगर ध्वनि की बात करते हैं तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि किसी की साउंड बहुत तेज अधिक होती है और कभी कभी क्या होता है कि कम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग उसके इंटेंसिटी को देखते हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि ध्वनि की तीव्रता की हम बात कर रहे हैं, और ध्वनि की तीव्रता की अगर बात करते हैं जिसको हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। तो इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या कर दिया जाता है मेरे भाई, क्योंकि हमने आपको क्या बोला, एक ही लाइन में मैंने बोला आपको कि ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। और जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो वो किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही है। लेकिन क्या पहुंच रही है, तो एक ऊर्जा पहुंच रही है। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का संचरण हो रहा है समय के साथ। तो इसलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग एनर्जी का संचरण देखते हैं, यानी कि उस ध्वनि का संचरण देखते हैं, जो कि हमारा ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। और ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है तो ये हमारा निर्भर करेगा किस पर, तो कहेंगे एरिया पर निर्भर करेगा कि कितने एरिया से वो ट्रेवल कर रहा है। अगर एरिया ज्यादा होगा इंटेंसिटी कम होगा, एरिया कम होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन याद रखना है इंटेंसिटी मतलब क्या होगा कि ध्वनि हमारा ट्रेवल करेगा। ध्यान रखना मेरे भाई कि उस एरिया पर निर्भर करेगा ज्यादा या कम। अगर एरिया ज्यादा होगा तो तीव्रता कम होगा, अगर एरिया कम हुआ तो तीव्रता ज्यादा होगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा और इस चीज के लिए हम लोगों को समझना पड़ा है मेरे भाई, समझना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग ऊर्जा संचरण कहते हैं। इसको हम लोग ऊर्जा नहीं कहते हैं, इसको हम लोग ऊर्जा संचरण कहते हैं, क्योंकि ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। और जब ऊर्जा संचरण की बात होती है तो इसको हम लोग यूनिट में लिखेंगे जूल पर सेकेंड, और नीचे में एरिया है तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और आप सभी लोग मेरे भाई जानते होंगे कि जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाट कहते हैं। और दूसरी बात मीटर स्क्वायर हमारा यहां पर हो गया, इसीलिए हम लोग कहेंगे अगर ध्वनि की तीव्रता की बात करेंगे तो इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन की अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शंस ए आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, इस चीज को रिलेट करिए आप। सबसे पहले ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है और हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज एक जगह से दूसरे जगह जाती है। इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ध्वनि का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि समय के साथ हो रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर जूल पर सेकंड कह दिए ऊर्जा संचरण को। लेकिन जितने एरिया से जाएगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। तो ध्वनि की इंटेंसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। दूसरी बात ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो इसको गमन करने के लिए एक बात आपको जानना पड़ेगा कि ध्वनि को गमन करने के लिए क्या चाहिए, तो कहेंगे ध्वनि को गमन करने के लिए मेरे भाई एक बात जानना पड़ेगा, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो यहां पर माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
दूसरी बात यहां पर मैं आपको कई बार से, कई वर्षों से, कितने दिनों से मैं आपको कहता आ रहा हूं कि जब कभी भी दिमाग में, जब कभी कहीं भी लिखा हुआ माध्यम दिख लेता है तो समझ लेना इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर ठोस होगा, या फिर कहेंगे द्रव होगा, या फिर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे गैस होगा। विदाउट माध्यम का हमारा ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, इसलिए हम कहते हैं कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि की बात करते हैं निर्वात में, किसमें मेरे भाई, यहां पर निर्वात में, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, यहां पर गमन नहीं करती है, गमन नहीं करती, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि को मीडियम चाहिए, हाँ निर्वात हो गया, और निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं, इसका मतलब है निर्वात मतलब कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात हम आपको ये बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि अगर हम ध्वनि की बात कर रहे हैं तो ये भी बात आप जान लीजिए कि इस ध्वनि की अगर बात करते हैं तो ध्वनि हमारा क्या है, तो कहेंगे इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है। ये कैसे चलता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है, और अनुदैर्ध्य तरंग में याद रखना कि इसमें हमारा क्या होगा, तो कहेंगे सिकुड़न और फैलाव होता है, यानी कि कंप्रेशन और यहां पर एक्सपेंशन होता है। इसमें कैसा प्रोसेस हमारा होगा, तो कहेंगे कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, और इसी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के प्रोसेस के नाते ये हम कहते हैं कि हमारा ये जो तरंगदैर्घ्य होता है ये हमारा यांत्रिक तरंगदैर्घ्य है। ये कैसा है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा यांत्रिक तरंगदैर्घ्य है। और अभी तक अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से नहीं पूछा गया है तो आप ये जान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स होगा कि अनुदैर्घ्य तरंग हमारा कैसा तरंग है, तो यांत्रिक तरंग होता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। अभी तक में इन सब जगह से दिख गया ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आपका बीपीएससी से बहुत प्यार करती है, और बीपीएससी क्वेश्चंस यहां से एकदम श्योर रहिए कि फ्रेम कर सकती है कि ध्वनि हमारा कैसा तरंग है, तो कहेंगे इसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब ये एक यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग यांत्रिक तरंग होता है। लेकिन अगर प्रकाश की बात करते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, और जो प्रकाश तरंग हमारा होता है मेरे भाई वो हमारा अयांत्रिक तरंग होता है, इसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो ये सब जितनी जितनी छोटी छोटी हम बातें कह रहे हैं आपको, ये सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देख करके ही आप आंसर कर सकते हो। अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो तो हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं से कोई भी परेशानी आपके अंदर क्रिएट होगी, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, वस्तु को बिंब लिख देता है, इसलिए घबराना नहीं है। इस वस्तु को, बिंब को हम वस्तु भी पढ़ेंगे, हमारे लिए ये चीज सही है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे जब भी दर्पण के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे मेरे भाई, तो हमारा ध्यान यहां पर रहेगा कौन से दर्पण की बात हो रही है। तो एक बात क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण की बात हो रही है, और ये बात सभी को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण हमारा चम्मच की तरह होता है, और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धसा होता है। इधर वाला सतह परावर्तक सतह नहीं है, इधर वाला जो सतह होता है हमारा, ये हमारा कैसा सतह होगा मेरे भाई, ये हमारा पेंटेड होता है। यानी कहने का मतलब है इसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की पेंटिंग करके क्या करते हैं, अच्छा परावर्तक सतह बनाते हैं। और अच्छा परावर्तक सतह अगर हमें मिलता है तो इधर से मिलता है, और ध्यान रखेंगे अच्छा परावर्तक सतह हमारा इधर होगा, अच्छा परावर्तक सतह हमारा इधर होगा, तो अच्छा परावर्तक सतह ऐसा होगा। तो परावर्तक सतह अवतल दर्पण में धसा होता है। क्योंकि ये कैसे दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में अवतल दर्पण बोला है। एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन एक चुटकी में आपका बन जाएगा। ये चम्मच की तरह ऐसे रहता है, इधर आपका इमेज बनेगा, इधर आपका क्या होता है, पेंट किया हुआ रहता भाग। अब मामला यह है मेरे भाई कि अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी आपको एकदम याद रखना है। और आप जानते हैं कि ये जो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह है ये मध्य बिंदु से एक्सिस पास करता है, और इसको हम लोग पोल कहते हैं। और अगर देखेंगे कर्व अगर ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब सेंटर हमारा कहां पे होगा, तो यहां पे होगा। सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, तो यहां पर मुख्य फोकस होगा। अब मामला यह है मेरे भाई कि इसके कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस आपके सामने क्या क्या हो सकता है मौखिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वस्तु अनंत पर होगा, या वस्तु यहां होगा, या वस्तु यहां पर होगा, या वस्तु यहां होगा, या वस्तु यहां होगा, या वस्तु यहां होगा। हमने जहां जहां वस्तु रखा जाता है वहां वहां की मैंने बात कर ली। इतने ही तरह के बात पूछे जाते हैं। अब मामला यह है मेरे भाई कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां जो वाला जो हमारा है ये फोकस और पोल के बीच वाला है, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। बाद बाकी यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं ये सभी के सभी जगह पर क्या मिलेगा, तो इन सभी जगह पर, यहां पर हम बात कर रहे हैं, इन सभी जगह पर आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है।
और इन सभी जगह पर अगर आपको अवास्तविक प्रतिबिंब मिलता है मेरे भाई, तो एक बात आप जान लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा उल्टा होगा, तो कहेंगे कैसा होगा, तो कहेंगे उल्टा होता है। और अवास्तविक प्रतिबिंब अगर उल्टा होता है तो याद रखना, आवर्धन की बात करते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। और आवर्धन को हम लोग इंग्लिश में मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो याद रखना, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसको आवर्धन कहते हैं। और ये जो मैग्निफिकेशन हमारा एम है, अगर उल्टा प्रतिबिंब बना, इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। दूसरी बात समझना आपको ये है, इन सभी जगह में रखने पर यही सिचुएशन क्रिएट होगा। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु के बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में आपको रखना है। तो वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। ये जो सी है, इसको वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और मुख्य फोकस हमारा क्या, तो कहेंगे ये एफ है। इनके बीच में यहां पर वस्तु को रखना है। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं पांचों केस में आ गया। इसका मतलब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आवर्धित होगा, और कहेंगे यहां पर उल्टा हो गया, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। लेकिन दूसरी बात आपको यह समझना है मेरे भाई कि अवतल दर्पण के जितना तुम नजदीक जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर रहोगे तो बिंदु के समान प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु को फोकस पर रखोगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता, उल्टा होता है। अगर वस्तु को अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, अगर वस्तु को यहां रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। लेकिन समझना है, जैसे जैसे तुम आगे आओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, बड़ा बनता है। तो जैसे जैसे आप नजदीक आइएगा वैसे वैसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और बड़ा प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहीं आवर्धित होगा। ये नेगेटिव साइन बस इतना इंडिकेट कर रहा है कि उल्टा बनेगा, ये वैल्यू पर नहीं जा रहा है। वैल्यू इसका एक से क्या होगा, तो कहेंगे ज्यादा होगा, क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब वस्तु यहां पर है तो छोटा, इससे आगे आया तो उससे बड़ा, उससे बड़ा। यहां पर ये वाला जो केस होता है वक्रता केंद्र, यहां पर अगर वस्तु को रखिएगा तो समान आकार का मिलेगा। जैसे ही इससे आगे बढ़िएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो आपसे तो यहां पर पूछा गया है, तो इसमें बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा मेरे भाई। तो आप यहां पर ऑप्शन ए यहां पे राइट कर लोगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए, अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। लेकिन हम सभी भाई लोग से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, तो थोड़ा सा उत्साह बनता है और भी कंसेप्ट देने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मेरे से लगातार जुड़े रहिएगा और लगातार अगर आप पढ़ते रहिएगा तो ये इतना श्योर मान लीजिए, हम आपको एग्जाम निकालने लायक जरूर बना देंगे। आपको लगेगा कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, इतना कंसेप्ट आप में डेवलप कर जाएगा। लेकिन अगर आप भी मरमराइल रहिएगा तो फिर दिक्कत है। आपको भी, हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन आपको भी ऐसा उत्साह बढ़ाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट ही कंसेप्ट दिखेंगे। तो आप सभी लोग सेशन वगैरह को लाइक करिए और उसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि कौन सा मच्छर की बात कही जा रही है, कौन सा मच्छर के द्वारा बोला गया है कि यहां पर उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि डिजीज कौन सा हमारा मच्छर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, यह पूछा गया है। कौन सा रोग की बात करें मच्छर के द्वारा नहीं होता है। तो मेरे भाई यहां पर डेंगू है, निंद्रा रोग है, मलेरिया है और यहां पर फाइलेरिया है। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू तो हमारा होता है डेंगू वायरस से, और ये एडिस इजिप्टी मच्छर से होता है। याद रखना मेरे भाई, आपने नाम सुना होगा, एडिस इजिप्टी मच्छर की हम बात करते हैं। और जब कभी भी एडिस इजिप्टी मच्छर की हम बात करते हैं तो इस बात को एकदम नहीं भूलना है कि ये जो एडिस इजिप्टी मच्छर है, इससे होने वाले जो डिजीज हैं वो क्या क्या होते हैं आपको समझना पड़ेगा। डेंगू की बात कर लीजिए, जितना लिख रहे हैं उतने होता है। और दूसरा क्या करेंगे, तो यहां पर चिकनगुनिया की बात करेंगे, लक्षण दोनों का सेम होता है। और तीसरा याद रखना मेरे भाई, जीका वायरस जो होता है, मैंने वो लिखा दिया, इस बात को आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस आपके यही तीन को पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ये तीनों ही पूछा जा सकता है से रिलेटेड। और ये तीनों की बात करेंगे, तीनों वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होता है और एडिस इजिप्टी मच्छर से ये फैलता है। तो यहां डेंगू तो मच्छर से फैलता, ये आंसर नहीं होगा। अब निंद्रा रोग की बात करते हैं, जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में मेरे भाई इसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग स्लीपिंग सिकनेस की बात करते हैं, ये किससे होगा, तो याद रखना ये प्रोटोजोआ से होता है। ये किससे होगा मेरे भाई, तो ये याद रखना प्रोटोजोअल डिजीज है। और अगर ये प्रोटोजोअल डिजीज है, इसका मतलब कौन से प्रोटोजोआ से होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग ट्रिपेनोसोमा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो ट्रिपेनोसोमा के नाम से जानते हैं। और इस ट्रिपेनोसोमा का, इस
इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है? आप सभी लोग मैसेज करके बताएंगे कि निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस जो होता है एक प्रोटोजोअल डिजीज है और ये ट्रिपोनोसोमा हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा है, और इसका वाहक कौन होगा आप सभी लोग से हम जानना चाहेंगे। बताइए निंद्रा रोग के लिए ये कौन वाहक होगा, आप सभी को बताना पड़ेगा। हम यहां पर व्हाट कर देते हैं, तब तक दूसरा हम सॉल्व करके आपको बताना चाह रहे हैं। दूसरा हमारा है मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया किससे होता है मेरे भाई? तो याद रखना ये प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम ही हमारा प्रोटोजोआ माना जाता है। और अगर इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का अगर कोई वाहक होता है तो याद रखना उसको हम लोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर फाइलेरिया की बात करते हैं। फाइलेरिया में दो बात हम लोग समझेंगे। फाइलेरिया में हम लोग दो बात समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताना भी पड़ेगा कि अगर हम फाइलेरिया की बात करते हैं मेरे भाई तो ये बात आप जान लीजिए कि फाइलेरिया दो चीज से होता है। सबसे पहले तो समझना है कि ये क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर से भी होता है। ये क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर से भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको यह समझना है मेरे भाई कि जो फाइलेरिया हमारा होता है ये किससे होता है, जिसको हाथी पांव भी कहते हैं। याद रखना ये प्रोटोजोआ से भी होता है। और ये जो प्रोटोजोआ है इसका नाम क्या है मेरे भाई? तो उचेरिया बोनक्राफ्टी हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग उचेरिया बोनक्राफ्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। उचेरिया बोनक्राफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसी से ये चीज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उचेरिया बोनक्राफ्टी प्रोटोजोअल डिजीज किससे फाइलेरिया होता है, ये बात एकदम आपको ध्यान रखना है। सर दोनों प्लेटफॉर्म एक ही है क्या? दोनों प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है प्लेटफॉर्म टीचर्स की जो क्लासेस आप देख पा रहे होंगे, ये नया हमारा चैनल बना है। आप सभी लोग का अगर विश्वास, आप सभी लोग का अगर साथ रहा तो ये भी चैनल हमारा बहुत बड़ा होकर के निकलेगा और हम इस चैनल पर भी आपको अपनी सेवा दे पाएंगे। तो आप सभी लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। राजधानी बैच आपका कल से चलेगा रमेश जी, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब अगर शुरुआत हो गई है तो एकदम चलता रहेगा, सब कुछ होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग को मैंने क्या बोला था और उस क्वेश्चन के आप सभी लोग आंसर करके जल्दी से बता दिए, तब तक हम एक फोन अटेंड कर लेते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये तो मच्छर से हो गया, ये नहीं होगा। निंद्रा रोग भी मच्छर से होगा, लेकिन कौन से मच्छर से होगा नहीं पता तो जान लीजिए, इसको सीसी फ्लाई मक्खी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सीसी फ्लाई मक्खी के नाम से जानते हैं। ये सीसी फ्लाई मक्खी से हमारा फैलता है, ये सीसी फ्लाई मक्खी से फैलता है। ये हमारा सीसी फ्लाई मक्खी से फैलता है, ध्यान रखेंगे। ये मच्छर से नहीं फैलता है। सॉरी, निंद्रा रोग हमारा मच्छर से नहीं फैलता। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्यूलेस स्पीसीज मच्छर होता है, जिससे क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर फाइलेरिया होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स गलत आपको दिए हुए होंगे, उसका सुधार हम लोग यहीं पर कर लेंगे। ये टेस्ट कहां मिलेगा? ये टेस्ट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइएगा। 40 क्वेश्चन का ये टेस्ट मंडे टू फ्राइडे आपका स्टार्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सेंड फ्लेट से, सॉरी, ये सीसी मच्छर, सीसी मक्खी हमारा होता है। यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? टीएससी सीसी फ्लाई मक्खी हम लोग बोलते हैं, सीसी फ्लाई मक्खी बोलते हैं। ये मक्खी हमारा है, मच्छर नहीं मक्खी है। हमको लग रहा है कि आंसर हमारा यही होना चाहिए। फाइलेरिया में तो क्यूलेक्स स्पीसीज मच्छर होता ही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखिए, जब भी विद्युत धारा के प्रवाह की हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, एक बात आप जान लो कि विद्युत धारा का प्रवाह की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा ये दो कारणों से होता है। और विद्युत धारा का प्रवाह दो चीज में क्या होगा? तो कहेंगे एक तो हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, और कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? चालक बोलते हैं। और किसी चालक में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो याद रखना मेरे भाई, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये किसके कारण? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह किसी कंडक्टर में होगा तो याद रखना मेरे भाई, तो वो हम कहेंगे हमारा क्या होगा? तो चालक कहलाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह। लेकिन दूसरा बात समझना है कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह अगर किसी सॉल्यूशंस में होता है,
किसमें, तो अगर हम किसी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशंस कहने का मतलब है मेरे भाई अगर किसी विलियन की सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो आयंस के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो किसके कारण, तो याद रखना ये आयंस के कारण होगा, यानी कि यहां पर आयंस के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह हमारा होता है आयन के कारण, और किसी चालक में होता है किसके कारण, तो कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आपसे बोला गया है विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा परिपथ में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो एकदम नहीं सोचेंगे, इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इलेक्ट्रोड तो कहीं होता नहीं है, तो इलेक्ट्रोड नहीं हमारा होगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन के कारण। यहां पर कारण आपसे पूछा है, इलेक्ट्रोड में होता है लेकिन किसके कारण पूछा वो आंसर करना है। इलेक्ट्रोड में तो होता है, इलेक्ट्रोड हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के। यहां इलेक्ट्रॉन लिखा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर लिखता ऑप्शन में, हम लोग उसको टिक आउट करते, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसी कंडक्टर में, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि फूल के जो नर प्रजनन भाग होते हैं मेरे भाई, यानी कि फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई एक बात हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम फूल की बात करते हैं या फिर अगर हम फूल को ही पुष्प कह देते हैं, याद रखना इस फूल में मेल पार्ट भी होगा और इस फूल में क्या होगा, तो हम आपको हमेशा से कहते आ रहे हैं इसमें फीमेल पार्ट भी होगा। इसमें जितने भी भाई मेरे से पढ़ रहे होंगे उनको जरूर पता होगा कि मैंने कितनी बार इस सब चीज को बताया है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो तनिको आपको नहीं लगे कि हमने नहीं पढ़ा है। तो आप सभी लोग से हम यही कहना चाहेंगे मेरे भाई, जान लगा दीजिए, समय बहुत कम है, काम करके निकल लेना है, नौकरी ले लेना है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों की अगर चर्चा करेंगे तो फूल के जो मेल पार्ट होते हैं मेरे भाई, उसको हम लोग पुमंग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और पुमंग की जो इकाई होती है इसको पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर पुंकेसर के नाम से जानते हैं, और पुंकेसर को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर हम लोग स्टेमन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग स्टेमन कहते हैं, याद रखेंगे। और फीमेल के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो फीमेल को हम लोग यहां पर बायोलॉजिकल भाषा है जयांग कहेंगे, और जयांग की जो इकाई होती है मेरे भाई, इसके यूनिटरी को, इकाई को क्या कहें, तो स्त्री केसर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा स्त्री केसर है, और स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टिल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मामला यह है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूल के अंदर भी होता है, जब कभी भी इसमें भी जनन होता है, तो ये मेल और ये फीमेल भाग लेता है, तब जाकर के क्या होता है, परागन की क्रियाएं होती है। तो मेरे भाई एक बात समझना पड़ेगा, फूल के नर प्रजनन भाग पूछे, मेल भाग पूछा हो गया, पुमंग, पुंकेसर ही आपके आंसर हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें से पुंकेसर दिख रहा, आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको स्टेमन के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा, ये स्त्री केसर लिखा हुआ है, यहां पर बाह्यदल पुंज की बात करते हैं मेरे भाई। बाह्यदल पुंज कहने का मतलब है, से गुलाब का फूल आप खरीदते हैं या गुलाब का फूल देखे होंगे, उसमें हरा कलर का देखते होंगे, सपोर्ट प्रदान करता है, उसको हम लोग बाह्यदल पुंज के नाम से जानते हैं। बीजांड क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीजांड जो है फीमेल का पार्ट है। ये कैसा पार्ट है फीमेल का, ये कहेंगे ये फीमेल पार्ट है फूल का। और ये बीजांड किसका निर्माण करता है, तो याद रखना मेरे भाई, बीजांड बीज का निर्माण करता है, किसमें, तो याद रखना ये फूल के अंदर। फूल के अंदर जिसमें फूल होगा उसमें बीज जरूर होगा, तो फूल अगर बीज का निर्माण करता है तो कौन करेगा, बीजांड। और बीजांड को हम लोग इंग्लिश में ओव्यूल के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो फिनाइल केटोनेरिया रोग से प्रभावित है, और मैंने आपको बोला है मेरे भाई ये सब क्वेश्चंस एकदम आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहता है, और हम आप सभी लोग से कहना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। फिनाइल कीटोनेरिया रोग जो होता है वो फिनेलामाइन हमारा क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो कि गर्भवती महिला के पास अवेलेबल होता है। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर मां अगर गर्भ में होती है, या फिर अगर हम यहां पर गर्भवती महिला की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी फीमेल गर्भवती होती है, यानी कि गर्भवती महिला की हम बात करते हैं, तो इस गर्भवती महिला से क्या निकलता है, याद रखना, इससे जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको हम लोग फिनेलामाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग फिनेलामाइन हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फिनेलामाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा फिनेलामाइन हार्मोन की हम बात करते हैं। तो फिनेलामाइन हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर एक हार्मोन है जिस हार्मोन का सिक्रेशन गर्भवती महिला ही सिर्फ करती है, और अगर इस फिनेला हार्मोन का सिक्रेशन में अगर कोई कमी आ जाती है मेरे भाई, तो ऐसे केस में अगर कमी आती
जाती है तो क्या हो जाएगा, कहेंगे जो बच्चे पैदा होंगे वो मंद बुद्धि के होंगे। यानी कि अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो बच्चे कैसे हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बच्चे जो होंगे ये मंद बुद्धि के, यानी कि मंद बुद्धि को हम लोग पागल भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब है दिमागी रूप से असंतुलित होगा। ये कैसा होगा मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा दिमागी रूप से कैसा हो जाएगा, दिमागी रूप से ये हमारा असंतुलित हो जाएगा। ये दिमागी रूप से कैसा होगा, तो असंतुलित हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई बोलता है कि फिनाइलकेटोनुरिया रोग किसमें होता है, तो बच्चे में होता है। किसमें होता है ये रोग, किसमें होगा, बच्चे में होगा, ये भी पूछता है। आपको ध्यान रखना है ये जो रोग होता है ये किसी वृद्ध में नहीं होता है, किसी वयस्क में नहीं होता है, ये बच्चों में देखने को मिलता है। और बच्चा कौन, जिसको हम शिशु कहते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं, जब मां गर्भ में हो रखती है बच्चे को, तभी की हम बात कर रहे हैं। तो शिशु की अवस्था में जब होता है तब ऐसा होता है। और ऐसे केस में हम कहते हैं उसका हमारा मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई उसके नर्व में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसा होता है। तो आपको यह बात समझना पड़ेगा मेरे भाई। क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो एकदम आपको हंसते हुए खिलखिलाते हुए आंसर्स करना है। और आपको एक बात पता होना चाहिए, जिस क्वेश्चन के लेवल जैसे होंगे हम वहां पर आपको वैसे ही बताएंगे। अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। अब कहिएगा आविष्कार आविष्कारक में क्या बताना है, तो सिंपल चीज पूछता है, इसके लिए बहुत ज्यादा हम जोर नहीं लगाएंगे। हाइगेन्स ने क्या किया था, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। पेंडुलम घड़ी देखे होंगे आपके घर में भी लगा हुआ रहता है, ऐसे कैसे करके सिंपल पेंडुलम ऐसे से हमारा क्या करता है, तो कहेंगे ऐसे से हमारा ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन दोलन गति करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति भी कहते हैं। ये दोलन गति भी करता है और हमारा क्या करेगा, तो कहेंगे ऐसे से अगर हमारा कर रहा है इसका मतलब दोलन गति है। ये कौन सा गति है, दोलन गति होता है। ये आवर्ती गति नहीं है। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम केवल और केवल दोलन गति करता, सॉरी सिंपल पेंडुलम सिर्फ केवल और केवल दोलन गति करता, आवर्ती गति नहीं करता। एक बात तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि मेरे भाई हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, इस बात को समझिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सिंपल पेंडुलम कैसा करता है, तो कहेंगे केवल और केवल। ये केवल कैसा, तो कहेंगे केवल ये दोलन गति करता है, केवल दोलन गति करता। कैसे करता वो पता होना चाहिए आपको। अगर हम दोलन गति की बात करते हैं मेरे भाई, तो एक बात जान लीजिए कि दोलन गति के लिए टू एंड फ्रो का मोशंस होना जरूरी है। अगर किसी में टू एंड फ्रो का मोशंस हो रहा है, इसका मतलब आगे पीछे की गति हो रही है। तो आगे पीछे कहने का मतलब है ये जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगर अपनी पोजीशंस को रिपीट करती है और टू एंड फ्रो मोशन करती है, इसका मतलब वो हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे सिंपल पेंडुलम होगा। और अगर हम पेरियोडिक मोशंस की बात करते हैं, तो पेरियोडिक मोशंस में ये हमारा आगे पीछे की गति नहीं होती है, उसमें एक निश्चित दिशा में गति होती है। इसीलिए मेरे भाई इस बात को समझना है, इसमें हमारा आवर्ती गति नहीं होगा, पेरियोडिक मोशन नहीं होगा, केवल और केवल दोलन गति करेगा। और इसका आविष्कार किसने किया, तो हाइगेन्स नामक साइंटिस्ट ने किया था, ध्यान रखेंगे। और एक और पढ़ते होंगे आप लाइट चैप्टर में प्रकाश के बारे में, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है वो हमारा एक क्या है, तो वेव है। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और वह एक हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में दिखाई देता है। यह बात आपको पता है कि न्यूटन ने बोला था कि हमारा जो लाइट प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। हाइगेन्स ने बोला था कि प्रकाश हमारा क्या है, कि वेव है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डुअल नेचर कहते हैं। तो प्रकाश हमारा दोहरी प्रकृति का होता है। अब देखिए थॉमस अल्वा एडिसन की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किया था। गैलीलियो गैलीली की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो गैलीलियो गैलीली ने किसका आविष्कार किया था, तो सबसे पहला चीज है, आप गति के समीकरण पढ़ते होंगे, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, या v² = u² + 2s। ये जो तीन इक्वेशंस आप पढ़ते हैं, ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा ही दिया गया, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आसान है मेरे तो। लैंगिक प्रजनन कह रहा है, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब बताइए, जहां कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, तो आप सभी लोग जानेंगे मेरे भाई कि अगर हम यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो एक बात जान लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे इसमें। यानी आपको समझना पड़ेगा कि मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे इसमें मेल भी भाग लेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों होंगे। अब मेल और फीमेल दोनों तो शामिल होंगे मेरे भाई, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि मेल की बात करते हैं या फिर फीमेल की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें
आपको आपको दिख रहा होगा कि विपरीत लिंग आपको दिखाई दे रहा है, एक मेल एक फीमेल। और ध्यान रखना मेरे भाई, कितने जनक हैं, एक और दो, यानी दो जनक और विपरीत लिंग होगा। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि आप देखिए मनुष्य में ही, और मनुष्य में भी क्या देखेंगे, मेल फीमेल दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आप कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो विपरीत लिंग होंगे और उसमें कितने जनक शामिल होगा, दो जनक। और याद रखना, जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसे केस में भिन्नताएं सबसे अधिक होती है। ऐसे केस में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि भिन्नताएं कैसी होगी, तो कहीं भिन्नताएं सबसे अधिक देखने को मिलता है, भिन्नताएं सबसे अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, जिसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अगर आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करता है, अगर आपसे मेरे भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करता है, तो ये जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें या तो मेल या तो फीमेल, तो हम कहेंगे यहां पर केवल हमारा, यहां पर मेरे भाई ध्यान रखना है, केवल हमारा क्या होगा, तो कहेंगे केवल एक जनक, और एक जनक होगा और एक ही लिंग होगा। तो केवल एक जनक, केवल कितने, तो कहेंगे केवल एक जनक और एक ही लिंग शामिल होंगे, और एक ही लिंग की हम बात करते हैं, ये हमारा शामिल होगा। और दूसरी बात है कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग यहां पर ए लगा दिए हैं, इसका मतलब है मेरे भाई इसमें क्या होगा, तो कहेंगे इसमें भिन्नताएं, इसमें हमारा क्या होता है, कहेंगे समानताएं दिखती है। इसमें अधिकतर क्या दिखेगी, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि समानताएं अधिक होती है, इसमें समानताएं ही होती है, अधिक क्या लिखना है, समानताएं होती है, इसमें एकदम समानताएं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन के आसान कितने अच्छे हैं और कितने इजी है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है कि गर्भाशय द्वारा यहां पर स्रावित हो रहा हार्मोन, और उस हार्मोन की पहचान आपको करना है। मेरे भाई सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये है और एग्जाम में खास करके बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आपको क्या क्या आंसर ध्यान में रखना है। सबसे पहले फीमेल की अगर बात करते हैं, तो फीमेल का जो सेक्स हार्मोन होता है उसकी हम बात करेंगे। तो फीमेल के जो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन अगर कहीं से होता है, तो फीमेल का जो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है उनके ओवरी से होता है। कहां से होगा, तो याद रखना ये ओवरी से होता है। और याद रखना मेरे भाई कि इस ओवरी से ही क्या कहते हैं, तो फीमेल का सेक्स हार्मोन सिक्रेट करता है। और इसी में मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि फीमेल के जो हार्मोन है, सबसे ज्यादा फेमस हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा हार्मोन अगर बात करें मेरे भाई, तो ये जो हमारा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हम बात करते हैं। एकदम रिलेट करके आपको पढ़ना, ताकि आपके दिमाग में सब सेट कर जाए और एग्जाम में आए तो आप सीधे उगल दें। और तीसरा जो हार्मोन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर रिलैक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। आप देख लीजिए तीन हार्मोन आपके हैं, और फीमेल का ये सेक्स हार्मोन कहलाता है। और याद रखना मेरे भाई, अगर उससे सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो कहां से, तो याद रखना वो यहां पर ओवरी से होता है। अब मामला ये है कि गर्भाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, क्या इसमें से कौन सा कोई दे रखा है क्या? आप देख लीजिए, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन है, सॉरी यहां पर एस्ट्रोजन हमारा दे रखा है। इसका मतलब है कि इसमें एस्ट्रोजन है, यही आंसर होंगे। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, जब एस्ट्रोजन की बात करते हैं, ये क्या करता है मेरे भाई, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सिक्रेशन है ये कब स्टार्ट होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन जब फीमेल का एज 12 से 12.5 साल का एज होता है, तब उस समय इस हार्मोन का धीरे धीरे सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब इस हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है, उस एज को क्या बोलते हैं, फीमेल के अंदर वो पुबर्टी एज हो जाता है। और उस एज में क्या होगा मेरे भाई, फीमेल मां बन सकती है, क्योंकि उस एज में जैसे इस हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये हार्मोन बंद भी होता है। कुछ ऐसे समय आएंगे जब ये बंद हो जाएगा, जब उसको बोलते हैं मेनोपॉज की स्थिति, जब फीमेल का एज लगभग 45-47 साल हो जाता है। उस 45-47 साल के दौरान में क्या होगा, ये कंप्लीटली बंद हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टॉप कर जाता है। और वैसे केस में फीमेल को गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, दुबली पतली हो जाती है, ये सब उसका लक्षण पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। तो एक एस्ट्रोजन हार्मोन, जैसा कि आपको आंसर्स मैंने ये इसके बारे में बता ही दिया डिटेल में। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमेशा याद रखना मेरे भाई,
भाई ये भी हमारा सेक्सुअल हार्मोन होता है, और याद रखना ये मेमोरी ग्लैंड का विकास करने में हेल्प करता है। और रिलैक्सिन पता ही चल रहा है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन की अगर बात करते हैं तो बच्चे की डिलीवरी कराने में सहायता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं, लेकिन हम लोग आगे भी पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को भी हम लोग जानते हैं, अगले ऑप्शंस को भी जानते हैं। अगर हमारे सामने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात होती है तो एक बात जान लीजिए मेरे भाई, ये मेल हमारा कैसा, तो कहेंगे यहां पर मेल सेक्स हार्मोन। अभी तक हम लोग फीमेल की बात कर रहे थे, लेकिन ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। और मेल सेक्स हार्मोन में सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई हार्मोन है तो वो टेस्टोस्टेरोन है। और ये टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करते हैं तो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो निर्माण होता है मेरे भाई, वो कहां पर होगा, तो याद रखना जिस तरह से वो ओवरी में सिक्रेट करता था, उसी तरह से इस हार्मोन का निर्माण कहां पे होगा, तो कहेंगे यहां पर मेल में टेस्टिस में होता है। कहां पर, टेस्टिस में होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बात करते हैं, ये स्पर्म का निर्माण करता है। फीमेल के अंदर किसका निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। और अगर स्पर्म का प्रॉपर अगर फॉर्मेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी टेम्परेचर से आपके टेस्टिस का जो टेम्परेचर होना चाहिए आपके बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम होना चाहिए। ये डॉक्टरी प्रूव्ड है, ये सत्य है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रॉपर अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए टेस्टिस का जो टेम्परेचर होना चाहिए आपके शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री कम होना चाहिए, तभी इसका प्रॉपर फॉर्मेशन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला इसमें और लिखा हुआ मेरे भाई, जिसको एलएच हार्मोन कहते हैं। और एलएच हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग यहां पर कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं। लेकिन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा होता है ये क्या करता है, याद रखना मेरे भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं जो सेक्स हार्मोन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाए तो आप सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई कि ऐसा होता है। और इस क्वेश्चन के अगर हम लोग आंसर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये फीमेल सेक्स हार्मोन की हम बात करते हैं तो ये क्या करेगा, तो कहेंगे एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या है मेरे भाई, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हम बात करते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है मेरे भाई, शरीर के अंदर क्या करता है, बैलेंस बनाता है, उसको कंट्रोल करता है। इस बात को ध्यान रखें, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एक हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये भी क्या करता है मेरे अंदर, फीमेल के अंदर क्या करता है, कहेंगे इन्हीं सबको कंट्रोल करता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी होती है उनको बढ़ाता है। बस ये बात आपको समझना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख लीजिए। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिए थे मेरे भाई। पूरे प्रेडिक्टेबल में कुछ चीज ऐसी चीजें हैं जिसको एकदम दिमाग में आपको, हाँ, कार्पस लुटियम, ओवरी में कार्पस लुटियम होता है, जिससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ओवरी में होता है मेनली, और कार्पस लुटियम से ही सिक्रेट करता है तीनों हार्मोन। बिल्कुल सही बोला प्रवीण कुमार यादव आपने, आप सही से पढ़ रहे हैं, बारीकी से पढ़ रहे हैं, और आप सभी लोग इतने देर से देख रहे हैं, मेरा मुंह देख थोड़ी रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। एक बार सभी लोग लाइक बटन दबा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। और एक बार सभी लोग अपना अपना दिल भेज दीजिए, लगेगा कि आप भी मेरे से प्यार करते हैं, तो हमें और भी अच्छे तरीके से आपको कराएंगे। तो सर क्वेश्चंस का लेवल देखिए, सोनू सोनी जी एक के दिन आते हैं और उसी में ये सब चीज लिखने लगते हैं। हमारे ऊपर, हमको भी लगता है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस कराएं, हमको भी लगता है कि लेवल के क्वेश्चंस कराएं, हमको भी लगता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराएं। किसको ऐसा नहीं लगता? जो अच्छे टीचर है उनको हमेशा लगेगा कि अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस स्टूडेंट को सिखाएं, और जो एग्जाम में आता वही सिखाएं। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान हम लोग भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इजी रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलता है और हमारे पास भी आपको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, और अष्टक नियम में उन्होंने ये कहना था, प्रेडिक्टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अष्टक नियम उनका वैलिड हर जगह नहीं हो पाया, केवल कैल्शियम तक जा पाया, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। वहीं तक में फेल कर गया, उसके बाद काम नहीं किया, क्योंकि अष्टक नियम इनका यह कहता है कि पहला एलिमेंट और हर एक 8वां एलिमेंट जो होगा उनकी प्रॉपर्टीज एकदम, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, एकदम सिमिलर होना चाहिए। लेकिन ये 20 तक ही लागू हो पाया, कैल्शियम तक लागू हो पाया, आगे लागू नहीं हो पाया, जिसको हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने जब अष्टक नियम दिया था तब तक में उसको 56 तत्व पर्याप्त थे। कितने तत्व के बारे में उनको जानकारी था? 56 तत्व के बारे में जानकारी था, लेकिन उसका काम कहां तक चला? तो 20 तक चल पाया, इसलिए फेल कर गया था। लेकिन याद रखना, 56वां जो तत्व था, जो अंतिम तत्व था, वो थोड़ियम था। इसी एलिमेंट की बात करते हैं, ये 56वां एलिमेंट माना जाता है उस समय का। पहला हमारा कौन सा? तो कहेंगे हाइड्रोजन, और 56वां कौन सा होगा? तो कहेंगे यहां पर हमारा कौन सा होगा मेरे भाई? तो ये
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ब्रोमीन आपको अधातु है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, और बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, समझना गौर से, यदि हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो एक बात आप जान लेना मेरे भाई कि फोटोग्राफी की जब बात होती है तो दो बात समझना है। अगर मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन में पूछता है, अगर मुख्य रूप से अगर आपसे पूछता है, तो मुख्य रूप से अगर जब कभी भी क्वेश्चन में बोल देगा तो समझ लेना ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये ऑक्जेलिक एसिड की हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में मुख्य रूप से नहीं बोलता है और अगर जनरल पर्पस की अगर बात करता है, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे भाई आपको यहां पर क्या कहना है, तो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों शामिल होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो यहां पर एसिटिक एसिड की हम बात करेंगे और साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर सिट्रिक एसिड की भी हम बात चर्चा करेंगे। तो फोटोग्राफी जो फिल्म होता है उसको तैयार करने के दौरान हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बोलेगा तो ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपसे यहां पर निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग करते हैं? अगर ऑप्शन में ये ऑक्जेलिक है तो ऑक्जेलिक के साथ आप चलिएगा, अगर ऑप्शंस में नहीं होता तो एसिटिक जाते, वो भी नहीं होता तो सिट्रिक के साथ जाते। लेकिन अभी हम लोग को आंसर क्या करना है, इसके साथ जाना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड हमारा किस में होता है, ये बीपीएससी पूछी है, ये एग्जाम में बीपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। और याद रखना मेरे भाई, ये किस में होता है, टोमेटो में होता है, जिसको टमाटर कहते हैं। या फिर किस में होगा, तो याद रखना ये पालक में होता है। एग्जाम में बीपीएससी को बहुत प्यार है, ये चीज पूछता है। और ध्यान रखना, एसिटिक एसिड की बात करते हैं, जिसको हम लोग विनेगर के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो विनेगर कहते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर CH3COOH हमारा होता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को जानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन काफी लाजवाब और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मोर देन वन ऑप्शन होगा तो टिक आउट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा मैग्नीशियम रिवन की बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैग्नीशियम रिवन बोल दिया, इसका मतलब मैग्नीशियम से बना हुआ एक धातु है। उस मैग्नीशियम रिवन को जलाने से पहले बोला गया, जलाने से पहले रगड़ा जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर किसी मैग्नीशियम रिवन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, इसका रीजन ये है मेरे भाई कि मैग्नीशियम अच्छे तरीके से जल पाए। ऐसा क्यों करते हैं, समझना पड़ेगा। क्योंकि इसमें बोला जाता है क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है। अब समझना है मेरे भाई कि जब आप मैग्नीशियम को हवा में भी छोड़ दीजिएगा तो मैग्नीशियम इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये एयर के संपर्क में जैसे ही मिलेगा, जैसे इसको नमी मिलेगा, तुरंत ये ऑक्साइड फॉर्म करता है। तुरंत इसके ऊपर में क्या होता है मेरे भाई, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। तो मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बना लेंगे। और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं मेरे भाई, ये किस प्रकृति का होता है, कहेंगे ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कैसे प्रकृति के होंगे, क्षारीय। क्योंकि आपको जहां पता होगा कि धातु के जो ऑक्साइड्स होंगे, धातु अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो धातु के जो ऑक्साइड्स होंगे, ये धातु के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमेशा क्षारीय होता है, और अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो मैंने इसलिए बोला चूंकि एक धातु है, दूसरा ऑक्साइड्स, यानी धातु के जो ऑक्साइड्स है वो क्षारीय है। तो ये जो धातु के ऑक्साइड्स आपको दिख रहा है, इसकी परत हटाने के लिए, इसकी परत हटाने के लिए, इसकी परत को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, इसकी परत को हटाने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मैग्नीशियम के रिबन को रगड़ते हैं। किसको रगड़ते हैं, यहां पर मैग्नीशियम की हम रिबन की हम बात करते हैं, तो मैग्नीशियम के रिबन को क्या करते हैं, तो यहां पर रगड़ते हैं। और जब मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम लोग रगड़ते हैं यहां पर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ये ऑक्साइड्स खत्म हो जाता है और अच्छी तरीके से वो जल पाता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए किसको हटाना है, किस स्तर को हटाना है, तो इसके स्तर को हटाना, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को हटाना है। और इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या ऐसा करते हैं ताकि अच्छे तरीके से जल पाए, इसलिए मूल मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को हटाने के लिए हम लोग उसको रगड़ते हैं, तब उसको जलाते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में जल पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन से बोला है मेरे भाई। जैसे ही आपको ब्यूटेन बोलेगा, जैसे ही आपको यहां पर ब्यूटेन बोलता है, इसका मतलब आपको देख करके फीलिंग आ रहा होगा ये ANE लगा हुआ, इसका मतलब ये अल्केन ग्रुप का है। ये किस ग्रुप का है मेरे भाई, तो ये अल्केन ग्रुप का है। और जैसे ही आपको अल्केन ग्रुप की फीलिंग आती है तो केमिकल फॉर्मूला का भी फीलिंग आना चाहिए, CnH2n प्लस हमारा 2 हो जाएगा। ये क्या है, तो किंग इसका केमिकल फॉर्मूला यहां पर हमारा है। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा, नाम से ही पता चलता है ब्यूटेन। देखो क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन,
हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब पढ़ते हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ब्यूटेन बोल दिया, इसका मतलब है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 कार्बन का। देखो यहाँ 4 कार्बन, एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखना चाहिए था, C4H10, ये लिखने का तरीका होता है। इसमें बोला गया कितने सहसंयोजी बंधन बनेंगे। मेरे भाई जब कभी भी सहसंयोजक बंधन की बात आती है तो याद रखना कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण तभी होता है जब एक धातु होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर सॉरी, एक हमारा दोनों अधातु के बीच में ये बॉन्डिंग होता है। ये याद रखना मेरे भाई, ये किसके किसके में बॉन्डिंग होगी, तो याद रखना अधातु और अधातु के बीच में बॉन्ड बनेगा। एक अधातु और दूसरा भी अगर अधातु है तो अधातु के जो बीच बंधन का निर्माण होता है उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं, इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और याद रखना मेरे भाई, यहां पर तो आपको कंपाउंड दे रखे हैं कि कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, दोनों अगर अधातु हो गया जाहिर सी बात है दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वही, लेकिन कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे वो आपको बताना है। तो आप ब्यूटेन का लिखेंगे और सिंपल ब्यूटेन बोला है, अगर ब्यूटेन बोला तो अल्केन ग्रुप का ये वाला है। और याद रखना कि जो अल्केन ग्रुप का हमारा होता है मेरे भाई, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सब आपको समझना पड़ेगा अंदर ही अंदर, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ये बात जान लेना मेरे भाई कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा या इसमें सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो याद रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसा बॉन्ड का निर्माण होता है, तो याद रखना इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। अब यहां पर मामला यह है सिंगल बॉन्ड का बनाना, 4 कार्बन तो सबसे पहले आप दिखा दीजिए, 1 2 3 4 को कार्बन दिखा दीजिए। अब हाइड्रोजन को फिल करना, टोटल 10 गो हाइड्रोजन को रखना है। इस कार्बन को 4 को चाहिए वैलेंसी पूरा करने के लिए, एक तो यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन, इसको 3 और चाहिए, इसका मतलब इधर की ओर लगा देते, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहां पर तीसरा हो गया। अब एक तो यहां पर है ये है, अब इस कार्बन को यहां पर एक मिला, एक यहां से, तो 2 और चाहिए, इसका मतलब यहां पर H, यहां भी H, अब इसका भी 4 को हो गया। इसको भी सिमिलर वही चीज, यहां भी 4, यानी अब 4 हो गया। अब यहां पर एक को इसके पास है, इसका मतलब इसके पास भी कितना देना पड़ेगा, तो ये 3 देना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम आईपीएससी नेम क्या होगा, इसको नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, तो नॉर्मल ब्यूटेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और एक लंबा बॉन्ड का निर्माण होता है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन ब्यूटेन के नाम से पढ़ेंगे, क्योंकि 4 कार्बन का है। अब यहां पर मामला यह है कि आपको किसके किसके बीच में बॉन्ड खोजना है, तो आपको अधातु और अधातु के बीच में बॉन्ड खोजना है। तो आपको कितने, यानी कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताने हैं। तो ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, कार्बन कार्बन भी अधातु है, इसका मतलब है हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को गिनती करना है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड 7 बॉन्ड 8 बॉन्ड 9 बॉन्ड 10 बॉन्ड 11 बॉन्ड 12 बॉन्ड 13 बॉन्ड। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, तो इतने बॉन्ड बनेंगे, जैसा कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। हम सभी लोग भाई लोग से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा तो अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कौन सी वस्तु जो है उष्मा का अच्छा कुचालक माना जाता है। मेरे भाई कौन सी वस्तु की बात यहां पर हो रही है और उष्मा का अच्छा कुचालक बोलते हैं। एक बात आप जान लीजिए, उष्मा का कुचालक होने का मतलब क्या है, इसका मतलब उष्मा संचरण नहीं करेगा, इसका मतलब उष्मा संचरण नहीं करेगा। सर हम यूपी के लखनऊ से हैं सर। जी आपसे पढ़ने के बाद बॉडी में ये नहीं मंग एक ही उमंग पैदा होता है, क्योंकि सर आप पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद सर जी। बिल्कुल दुर्गेश जी, अगर आप मेरे से पढ़ते रहिएगा, आप मेरा जितना वीडियो चलता है सबको देखते रहिएगा, इतना फायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते। एग्जाम में बैठिएगा तो बस मेरा चेहरा नजर आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर समझिएगा क्वेश्चन हमारा यह है कि वस्तु में उष्मा का अच्छा सुचालक। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, अगर उष्मा का अच्छा अगर सुचालक की पहले हम बात कर लेते हैं। अगर उष्मा का अच्छा सुचालक अगर होगा तो क्या होगा, तो उष्मा का अच्छा सुचालक होने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा मेरे भाई कि अगर कोई उष्मा का अगर अच्छा सुचालक है तो इस बात को समझ लीजिए, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य होगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य होगा। अगर कोई हमारा उष्मा का अच्छा सुचालक मानते हैं तो कंडक्टर जो उष्मा को यहां पर क्या करेगा, संचरण करेगा। तो लेकिन अगर हम उष्मा का कुचालक की अगर हम बात करते हैं,
अगर मेरे भाई उष्मा के कुचालक की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई उष्मा का कुचालक अगर है, इसका मतलब है मेरे भाई यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है तो कहेंगे नहीं है, यानी फ्री स्टेट में हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो आपको पता होगा कि किसमें फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे कि हम लोग बात करते हैं डायमंड की बात करते हैं, सॉरी ग्रेफाइट की बात करते हैं, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, डायमंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिए हैं, लेकिन बात समझना पड़ेगा मेरे भाई, इस डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड हमारा उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अभी तक में जितने भी एलिमेंट हैं सभी से सबसे अच्छा उष्मा का सुचालक ये होता है, क्योंकि इसका उसमें चालकता सबसे अधिक होता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया अच्छा कुचालक कौन सा होगा, तो यहां पर प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक देखिएगा, जैसे कि आप तार खरीदने जाते हैं मार्केट, आपके पास भी फोन वगैरह होगा, उस फोन में अंदर में देखिए कॉपर का तार जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता है। उसके ऊपर में देखिएगा प्लास्टिक का जो मेटल प्लास्टिक का जो तार है वो डाल दिया जाता है, ताकि कवर करने के लिए, जो कवर जिसको कहते हैं, वो कवर क्या करता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन अच्छा कवर अगर नहीं होगा तो गर्म हो जाएगा तार, छू के देखना। अगर बढ़िया कवर है तो तार गर्म नहीं होगा जल्दी। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक भी उष्मा का संचरण करता है। लकड़ी का बुरादा भी करेगा, धीरे धीरे करेगा लेकिन करेगा। शीशा भी करेगा, लेकिन थर्मोकॉल की बात करते हैं, थर्मोकॉल उष्मा का संचरण नहीं होने देता है। याद रखना, थर्मोकॉल उष्मा का कुचालक माना जाता है। आपको यह समझना पड़ेगा, हम लिख भी देते हैं, क्योंकि थर्मोकॉल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि थर्मोकॉल की बात करते हैं, थर्मोकॉल, क्योंकि यहां पर क्या लिखना है मेरे भाई, क्योंकि हम कहेंगे इसकी उष्मीय चालकता बहुत कम होती है। उष्मीय चालकता क्या होगी, उष्मीय चालकता बहुत कम, जिसका उष्मीय चालकता ज्यादा होता है वो फास्ट उष्मा का संचरण करता है, और जिसका उष्मीय चालकता कम होता है वो स्लोली स्लोली उष्मा का संचरण करता है। लकड़ी का बुरादा देख लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, लकड़ी का बुरादा, डस्ट जो है, इसका उसमें लगता बहुत कम होता है, धीरे धीरे उष्मा संचरण करेगा, लेकिन करेगा, ईवी करेगा, ईवी करेगा। लेकिन ये थर्मोकॉल जो होता है उसका उसमें लगता बहुत ही ज्यादा कम होता है इन सभी में से, इसलिए उष्मा का कुचालक माना जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एकल झिल्ली से घुरा हुआ है। मेरे भाई एकल झिल्ली कहने मतलब एक ही प्रकार के झिल्ली की हम बात करते हैं। एकल झिल्ली से कौन घिरा हुआ है, यानी एक ही लेयर में आपका झिल्ली है, उसको लाइसोसोम कहते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। और लाइसोसोम क्या है, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, लाइसोसोम के अंदर में क्या होता है, तो कहेंगे एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, और वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे ही फटता है, क्योंकि हम लोग इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक थैली होता है। जैसे ही वो फटता है तो फटने के आसपास के जितने भी डेड सेल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है मेरे भाई लाइसोसोम हमारा क्या करता है, डेड सेल को खत्म करने का काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये किसके द्वारा, तो यहाँ पर हम कहेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा ऐसा करता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसी में एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से पायरुवेट, और फिर हमारा क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस ये प्रकाश का अच्छा अवशोषक माना जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि हमारे जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उन सभी में क्या हो पाता है प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद उसका भोजन बन पाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैव आधारित कचरे। ये क्वेश्चन हम थोड़ा डिटेल में आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। क्वेश्चन ये है कि जैव आधारित कचरे की बात कर रहा है, इसका मतलब है जैव आधारित कचरे का मतलब समझ रहे हैं ना। इसका मीनिंग ये हुआ मेरे भाई कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। इतना अगर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ही हो गया, समझिएगा, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। और अगर कोई सब्सटेंस हमारा अगर बायोडिग्रेडेबल है, यदि कोई सब्सटेंस हमारा बायोडिग्रेडेबल है, तो एक बात जान लो मेरे भाई, जिसको हम बायोलॉजिकली सराते गलाते हैं उसी को कहते हैं, यानी किसी बैक्टीरिया के माध्यम से सराना गलाना। यानी मेरे भाई आपको यह समझना पड़ेगा, अगर हम किसी को बैक्टीरिया के माध्यम से अगर सराते गलाते हैं, किसके माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से यदि हम सराते गलाते हैं, अगर बैक्टीरिया के माध्यम से अगर हम इसको सराते गलाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को समझना है कि ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बायोलॉजिकली सराते गलाते हैं। अब यहां पर मामला यह है मेरे भाई कि बैक्टीरिया के माध्यम से यानी कि बायोलॉजिकली सराते गलाते हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मान लेते हैं, इसके एग्जांपल्स हम आपको देना चाहते हैं, इसी के एग्जांपल्स हम आपको देना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप घर में देखे होंगे गोबर गैस।
ये आप अपने घरों में देखे होंगे गोबर, और उसी से गोबर गैस बनता है। और गोबर गैस मेरे भाई इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको बायोडिग्रेडेबल हम लोग कहते हैं। लेकिन गोबर गैस का मुख्य रूप से जो गैस इससे निकलता है, इसका मुख्य जो गैस माना जाता है गोबर गैस का, वो हमारा मीथेन होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है लगभग ये हमारा कितना, तो लगभग 75% तो मीथेन ही होता है। इसके अलावे भी हमारा क्या होता है, कहेंगे इसके अलावा CO2 वगैरह होता है, लेकिन ये सब हमारा कम परसेंटेज में होता है। 27% के आसपास हमारा ये होता है, 21% के आसपास हमारा ये CO2 वगैरह होता है, ये निम्न होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये होता है। दूसरा चीज समझना है कि गोबर को क्या करते हैं, तो गोबर को एक जगह जमा करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या एक डब्बा है, इस डब्बा में मैंने क्या किया मेरे भाई, तो इस डब्बा में मैंने गोबर को जमा कर दिया। अब जब इस डब्बा में गोबर को जमा करेंगे तो एक क्या करेंगे, तो कंप्लीट रूप से इसको ढकेंगे। और कंप्लीट रूप से इसको ढकने के बाद क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया होगा, इसमें माइक्रोबैक्टीरिया बैक्टीरिया होगा। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये बैक्टीरिया है। अब इसमें क्या है मेरे भाई, तो छोटे छोटे इसमें क्या है, तो कहेंगे बैक्टीरिया है। अब ये इसको क्या करेगा, ये बैक्टीरिया तो सराएगा गलाएगा, और जब सरता गलता है तो एक गैस इससे रिलीज करता है। और उस गैस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ये गैस इससे निकलता है, और इसी गैस को हम लोग कौन सा गैस, तो मीथेन गैस कहते हैं। अब जब सरेगा गलेगा तो इस मीथेन गैस को क्या करते हैं, एक यहां पर पाइप से हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं अपने सिलेंडर में। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर अपने सिलेंडर में इसको भर लेते हैं। और ये जो कचरा है, ये जब हमारा कचरा होता है, इसको क्या करते हैं, अपने खेतों में यूज कर लेते हैं। क्योंकि सरने गलने के बाद ये हमारा क्या करता है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर का काम करता है, मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ा देता है। तो मेरे भाई एक बात तो समझ गए होंगे कि गोबर गैस भी हमारा ऐसा ही कुछ होता है, जिसको बैक्टीरिया के माध्यम से सराते गलाता है। इसमें याद रखना एक और सबसे अहम चीज ये होता है कि जब कभी भी हम बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, जब कभी भी गैस की बात हम अगर कर रहे हैं, इसका मतलब है ये अवायवीय श्वसन होता है। ये क्वेश्चन पूछता है इसमें कैसा श्वसन होगा, तो इसमें अवायवीय श्वसन होता है, बिना ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं है तो कौन सरागा गलाएगा, तो कहेंगे वो बैक्टीरिया सराता गलाता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई क्या हम रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग का मतलब जैसे बोतल है, आप पानी पीते हैं जिस बोतल से, उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दीजिएगा, फिर नया बोतल उससे बनता है, उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। उस बोतल को आप सरा गला नहीं सकते हैं। बोतल हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जिसको आप सरा गला नहीं सकते हैं बैक्टीरिया के माध्यम से, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लेकिन जिसको सरा गला देंगे तो रिसाइकलिंग उसकी होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और तो यहां पे याद रखना मेरे भाई कि जब कभी भी ऐसा हम लोग करते हैं और खाद बनाते हैं, तो इस मामले को ध्यान में रखना कि खाद बना करके हम लोग क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनकी रिसाइकलिंग की जाती है, याद रखिएगा। इसीलिए देखिए प्लास्टिक वगैरह बैन लगता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये है कि जब किसी पेड़ की शाखा को आप क्या करते हैं, हिलाते हैं। मेरे भाई जैसा कि मान लेते हैं कि ये हमारा पेड़ है, और इस पेड़ से क्या है, तो कहेंगे यहां पर पत्तियां लगी हुई हैं। ऐसे करके आप देखेंगे इसमें पेड़ की अगर हम बात करते हैं, तो इस पेड़ से क्या है, तो कहेंगे इस तरह से यहां पर आप गौर से देखिएगा तो यहां से पत्ती लगी हुई है। अब जैसे ही आप इसको छेड़छाड़ करिएगा तो आपके दिमाग में कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, समझिएगा गौर से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा होगा। और न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है, पहला नियम ये कहता है, बल की परिभाषा देता है। और बल की परिभाषा क्या है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये न्यूटन का पहला इनका लॉ है। तो यहां पर मामला यह है कि ये पत्ती इस प्लांट के साथ चिपका रहना चाहता है, और आप डाली को हिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या झटका लगेगा। और जब झटका लगेगा मेरे भाई, तो उसी झटका को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और उसी झटका के कारण पत्ता टूट जाता है, और उसी जड़त्व को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्योंकि हिलाने के बाद झटका लगा, झटका के बाद टूटा, तो ये कंसेप्ट मिल गया कि झटका क्या, जड़त्व है। इसीलिए मेरे भाई एक बात समझना पड़ेगा, न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और उसी जड़त्व उसी झटका के कारण वो क्या होता है, टूट जाता है, याद रखेंगे। और न्यूटन गति का द्वितीय नियम से बल के समीकरण के बारे में पता। गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कहां पर देखने को मिलता है, मेरे भाई एक बात जान लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल की जब हम बात करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहीं भी लगेगा, पूरे यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे
माध्यम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन ने यह बात बताया है कि ब्रह्मांड में कहीं भी दो वस्तु रखी हुई है तो उनके बीच में हमेशा आकर्षण बल लगेगा, उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मेरे भाई उन्होंने ये बोला कि ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी द्रव्यमान का अगर वाला हमारा कहीं भी किन्हीं उस पर क्या लगेगा तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। और ये गुरुत्वाकर्षण बल हमारा किस नेचर का होगा, तो मेरे भाई ये एकदम नहीं भूलना है, ये आकर्षित नेचर का होगा। ये किस नेचर का होगा, तो आकर्षित प्रकृति का होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्मांड में कहीं भी दो वस्तु रखी हुई तो उसमें ऐसा होगा। यहां पर लिखा केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा। अरे कहीं भी दो वस्तु है, कुछ भी दो वस्तु, बड़ा है कि छोटा फर्क नहीं पड़ता है, यहां केवल लिखा है गलत, केवल जहां तो एकदम गलते हो जाएगा। तो कुछ भी द्रव्यमान का बड़ा या छोटा फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधा आपके आंसर यहां पर होगा क्या। हाँ चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शंस अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, यानी कहने का मतलब कॉमर्शियल यूनिट जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हम लोग पे करते हैं, वो किस में यूज करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर वाट यूनिट में यूज करते हैं। विद्युत ऊर्जा का यूनिट जो होता है हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर किलोवाट आवर होता है। किस में होगा, तो किलोवाट आवर में होगा। तो यूनिट में हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं। याद रखिएगा कि अगर घर में आप 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए 1 किलोवाट आवर आपने खपत किया है। इतना खपत करने का मतलब इतना किया है, और इतना का मतलब होता है, याद रखना 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल आपने एनर्जी खपत किया है। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा कि 1 यूनिट बिजली बिल जो होता है, 1 यूनिट की अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वह इतने के बराबर, और इतना जूल में कितना, तो इतना होता है 3.6 गुना में 10 के पावर 6, यहां भी 6 यहां भी 6, लेकिन ये बीच में दशमलव आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा किलोवाट आवर में हम लोग पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, देखो कृमि खाद की वर्मी कंपोस्ट को बनाने हेतु तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, वर्मी कंपोस्ट का मतलब समझ रहे हैं, अर्थवॉर्म, जिसको हम लोग देखते होंगे गांव घर में जब बारिश का मौसम आता है तो एक देखते होंगे कि एक आपको लंबी संरचना में आपको दिखती होगी, जो मिट्टी के अंदर घुसेगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, मिट्टी खाएगा, मिट्टी निकलेगा, बाहर भी करेगा। तो ऐसे में मिट्टी क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आप खेतों में मिट्टी को क्यों जोतते हैं, क्योंकि मिट्टी जब बार बार ऐसे से ऊपर नीचे होते रहता है तो उसके जल अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो मेरे भाई वर्मी कंपोस्ट कहने का मतलब है कि जिस खेतों में अर्थवॉर्म ज्यादा है, जिस खेतों में क्या है, केचुआ ज्यादा, कछुआ नहीं केचुआ की बात कर रहे हैं, जिस खेतों में केचुआ ज्यादा है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती रहती है, इस बात को समझना पड़ेगा। हम कहेंगे उसी को हम लोग कृमि खाद या वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको यह चीज ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आलू में अगेती झुलसा रोग होता है, जनरली ठंडी के दिन में आप देखते होंगे, और ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगेती झुलसा रोग जो आलू में होता है वो हमारा क्या है मेरे भाई, तो अल्टरेनिया सोनाली रोग किसके द्वारा होता है, कहेंगे इसी फफूंद के कारण हमारा होता है, फंगस हमारा माना जाता है। अगला है कौन सा पूरी तरह से कौन पूरी के ऑक्सीकरण को दिखाता है। ऑक्सीकरण किसमें हुआ वो आपको कह रहा है मेरे भाई। अगर आप देख रहे हैं यहां पर तो एक चीज तो आपको क्लियर लिख रहा होगा कि यहां पर हाइड्रोजन को जब जलाना है तो आप, अरे अरे कहां चला गया, जब हाइड्रोजन को जलाना है तो आपको क्या करना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, और जब ये जलेगा मेरे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब है 2H2O का निर्माण करेगा। ये इक्वेशन सही है। दूसरा में क्या लिखा है कि 2 हाइड्रोजन यहां पर 2H2 दे दिया, और यहां पर क्या दे दिया, यहां पर O2 दे दिया, और यहां पर क्या लिख दिया, तो कहेंगे यहां पर सिंपल H2O लिखा है। इसका मतलब ये तो हमारा एकदम कतई बैलेंस नहीं है, यहां 2 हाइड्रोजन यहां 4 हाइड्रोजन, यहां 2 ऑक्सीजन यहां 1 ऑक्सीजन, तो पूरा ऑक्सीकरण हमारा नहीं हो पाया। पूरा ऑक्सीकरण कहने का मतलब पूरी तरीके से ऑक्साइड फॉर्म करना, पूरी कंप्लीटली बैलेंस हो जाना, तो ये नहीं होगा। दूसरा भी चेक करते हैं, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है, तो 2H2 है, और प्लस में क्या, तो 2O कह दिया पहले ही, और इससे क्या बन रहा है मेरे भाई, तो 2H2O हमारा बन रहा है। यहां पर O2 होता, 2O नहीं होता मेरे भाई, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, और इसी के आंसर्स करेंगे ये। और याद रखना, अगर कोई हमारा पूरी तरीके से ऑक्साइड फॉर्म करता है, और अगर आपसे कोई कह लेता है मेरे भाई कि पूरी तरीके से अगर ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो आपको ये केमिकली बैलेंस होगा, और अगर कोई बैलेंस समीकरण है तो इस पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोई बैलेंस समीकरण है इसका मतलब उसमें द्रव्यमान संरक्षित है, मोल संरक्षित है, जितना मोल इधर उतने ही मोल आपको उधर भी मिलेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्व के मैग्नीशियम सल्फर के साथ जब अभिक्रिया करके क्या बनाता है मेरे भाई, तो यहां देखिए मैग्नीशियम, यही चीज तो हम कहना चाह रहे थे आपको कि मैग्नीशियम हमारा क्या है, तो कहेंगे ये धातु है, और सल्फर हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा अधातु है।
अब बताइए मेरे भाई कि जब कभी भी धातु और अधातु के बीच में प्रतिक्रिया होगा तो इससे आयनिक बंधन का निर्माण होता है। इससे कैसा बंधन बनेगा? तो इससे आयनिक बंधन का निर्माण होता है। और आयनिक बंधन में आपको ध्यान रखना है कि एक धातु दूसरा अधातु, लेकिन अगर अधातु अधातु होता तब हमारा क्या बन जाता? तब हम लोग सीधे कहते हमारा, अगर अधातु अधातु होता तब हम सीधे कहते हमारा कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता। अगर यहां पर धातु अधातु है तब तो ये बनेगा। और कभी कभी धातु धातु में पूछता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा। तो आप देख लीजिए, एक धातु दूसरा अधातु, धातु अधातु अगर अलग अलग हो गया, इस पर प्लस इस पर माइनस, यानी कहने का मतलब है हम यहां पे कह सकते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनेगा। और एक धातु दूसरा अधातु, एक धातु दूसरा अधातु, इसका मतलब आयनिक बंधन। तो केवल और केवल आयनिक बंधन बनेगा, क्योंकि ये बनने के लिए दोनों अधातु होना चाहिए था। अगला है प्रोकैरियोटिक जेनोम की बात करते हैं मेरे भाई। प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं। इस प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोशिका झिल्ली या इसके अंदर केंद्रक वगैरह का डेवलपमेंट नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ हमारा जीव होता है, जैसे कि मोनेरा वगैरह में जनरली ये देखने को मिलता है। मोनेरा जो जीव होता है वो हमारा प्रोकैरियोट्स में आता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक चीज आपको समझना है मेरे भाई कि जो हमारे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जीनोम कहलाते हैं वो कौन है? तो हिस्टोन के बिना डीएनए होंगे, यानी कहने वाला हिस्टोन के बिना डीएनए, कहने का मतलब इसमें सर्कुलर डीएनए होगा। इसमें आपको लंबा डीएनए नहीं, सर्कुलर डीएनए इसमें होता है। इसलिए आप कहेंगे इसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन यानी कि सर्कुलर डीएनए, यानी हिस्टोन के बिना क्या होगा? कि इसमें डीएनए मौजूद होता है। आगे चलते हैं। पोषण, जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है, जैसे कि हम लोग कुछ भी भोजन अंदर लेते हैं, देखिएगा समझिएगा गौर से, जितने भी जीव को आप देखते हैं कि भोजन लेते हैं और हमारे शरीर में इंजाइम होता है, और इंजाइम आपको पता है कि उत्प्रेरक का काम करता है, खाना को जल्दी पचाता है। तो मेरे भाई हम लोग लेते हैं भोजन को पाचन कराने के लिए, हमारे पास एंजाइम अवेलेबल है। कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो भोजन का पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। वसा का पाचन तो आप जानते होंगे हमारा कौन करता है? लाइपेज करता है। हमारे मुंह में सबसे पहली पाचन की क्रिया होती है किस एंजाइम से? तो एमाइलेज एंजाइम, जिसको टैलिन एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम एक हमारा यहां पर हम कहेंगे सीधा सीधा उत्प्रेरक का काम करता है, भोजन को बहुत जल्दी पचा देता है। तो मेरे भाई समझना है कि अगर पोषण की हम बात करते हैं तो पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन को लेता है, हम लोग क्या करते हैं? भोजन अंदर में लेते हैं और अपने एंजाइम की मदद से, हमारे मुंह में एंजाइम से है, लार में एंजाइम से, लार भी एक प्रकार के एंजाइम से, लार में टैलिन एंजाइम होता है, उस एंजाइम से हम लोग क्या करते हैं? उसको पचाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने एंजाइम के द्वारा अगर पचाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं मेरे भाई, जैसे कि जितने भी जीव आप देखते हैं जो ऐसा करते हैं वो सभी के सभी होलोजोइक हैं। सभी के सभी क्या होंगे? तो एकदम होलोजोइक होंगे। एक के लाइन में आपको ध्यान रखना है, एक ही लाइन में आपको ध्यान रखना है। ऐसा वो जीव जो होलोजोइक होते हैं, जो क्या करेंगे? एंजाइम के द्वारा पचाते हैं, उसको होलोजोइक कहते हैं। मृतुपजीवी पौधे उसको कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करता है, जैसे कवक, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब हमारा सड़े गले पदार्थों से भोजन करता है। परजीवी पैरासिटिक जो रहने और खाने का, जैसे कि हमारे बाल में जू हो जाता है, हमसे ही हमारे शरीर में बाल में रहता है और वहीं से खून पीता है, वो सब पैरासिटिक जीव होता है, परजीवी होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखों को साफ साफ क्या देख सकता है? अगर किसी को दूर, देखो नाम से पता चल रहा है सर, आपका 6 to 8 का टेस्ट का क्वेश्चंस और जो साइंस आपका अलग से सेट है, दोनों का क्वेश्चन सेम है या फिर अलग अलग लिया गया? अलग अलग रहता है मेरे भाई नीतीश कुमार जी। और हम सब लोगों से हाथ जोड़कर यही कहना चाहते हैं मेरे भाई, पढ़िए कहीं भी तो मन से पढ़िए, रिजल्ट देने के लिए पढ़िए। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे, हम लास्ट मोमेंट में 2-4 दिन के अंदर आपके लिए कुछ अलग करने वाले हैं। अगर आप सभी लोग सहमत होंगे, लेकिन मेरे से अगर प्यार करते हैं, तो आपको अगर कंटेंट चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, कम पढ़ करके रिजल्ट चाहिए, तो आपको देंगे। लेकिन आपको प्यार करना पड़ेगा मेरे से। आपको लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ये एग्जाम में आएगा, इतना आपको बना के रखना पड़ेगा। हम आपके लिए एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर के आने वाले हैं। जो ऐप पे चलना है आपका, आप कहेंगे सर ऐप पे क्यों चलना है? तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी संस्था के द्वारा हर चीज में नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो क्लास चलेगी, लेकिन एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, वैसे स्टूडेंट जिनको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में, खास करके केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है, सरफेस केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है, उन भाई लोगों से हम कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अपने सर से, अपने भाई से, अपने गुरु से अगर थोड़ा भी प्यार है, तो एनसीईआरटी के निचोड़ को एक बार जरूर करना और देखना तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर देंगे 1 महीने के अंदर जो तुम सालों भर से सोच रहे होगे, और रिजल्ट एकदम होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं बनता है।
क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा हमको ऐसा इसलिए विश्वास है कि हम आपको दिल से कराते हैं, दिल से कराएंगे और आप कर भी लीजिएगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि करना है, रिजल्ट देना है, तो हम आपके लिए बहुत जल्द करेंगे, इसलिए आपका बकाना नहीं है, आराम से करेंगे। 1 से 2 दिन समय दीजिए। 1-2 दिन के बाद हम भी टोटली एकदम, अभी इधर उधर हो रहे थे, लेकिन टोटली अब हम डेडिकेटेड हैं आपके लिए, टोटली डेडिकेटेड हैं हम आपके एग्जाम के लिए, टोटली डेडिकेटेड हैं हम आपके रिजल्ट दिलाने के लिए। 2-4 दिन के अंदर हम कुछ ना कुछ आपके लिए अलग सा चीज लेकर के आने वाले हैं, जो आपको लगेगा कि ये कुछ तो अलग है इसमें। ठीक है, तो चलिए, दूरदृष्टि दोष की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये तो हमारी आंखों की बीमारी होती है। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो गया, इसका मतलब है दूर की वस्तु दिखेगी, नजदीक के नहीं दिखेगी, उल्टा होता है। पढ़ने में लगेगा दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती है मेरे भाई। अगर हम लोग यहां पर मानव नेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो मानव नेत्र की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो मानव नेत्र में जो डिजीज होता है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। इसमें मानव नेत्र की डिजीज की हम बात करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली में मानव नेत्र में जो डिजीज, अलग अलग प्रकार की डिजीजें होती है, तो इस डिजीज में 2 डिजीज की चर्चा हम करना चाहेंगे। एक हमारा कैसा होगा, दूरदृष्टि दोष की हम बात करेंगे, और दूसरे की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष की हम बात करेंगे। दूसरा हमारा कैसा है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर निकट दृष्टि दोष की हम बात करेंगे। तो अगर दूर दृष्टि दोष की हम बात करते हैं, इसका मतलब है दूर की वस्तु दिखेगी, नजदीक नहीं दिखेगा। अब देखिए, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इसका उपचार भी तो चाहिए। डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर इसका उपचार करता है, और किसी को यह बीमारी है तो इसका भी तो उपचार चाहिए। तो उपचार अगर होगा तो क्या आपको कोई वैक्सीन देगा? क्या उपचार होगा तो क्या क्या कोई आपको 2 बूंद दवाई पिला देगा? क्या नहीं। आंखों की बीमारी को अगर ठीक करना है, कंट्रोल करना है, ठीक नहीं होगा, कंट्रोल अगर करना है, तो आपका उपचार होगा। डॉक्टर उपचार करता है। अगर दूरदृष्टि समझना, गौर से इसको समझने से पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा। हम लोग लेंस समझते हैं और इसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, और ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं। अगर दूरदृष्टि दोष की अगर बात कर रहे हैं, तो दूर की वस्तु दिखेगी, नजदीक की नहीं दिखेगी। इसका मतलब साफ किसको देखेंगे? दूर की वस्तु। आंसर तो मिल ही गया, लेकिन समझते हैं और भी क्वेश्चंस को। अगर लेंस की बात करते हैं मेरे भाई, तो एक हमारा उत्तल लेंस होता है, और दूसरा लेंस हमारा कैसा होता है? इसको हम लोग अवतल लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर मेरे भाई यहां पर उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो उत्तल लेंस क्या करता है, तो समझेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की होती है कि जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगा, जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा, तो यह प्रकाश को जमा करता है एक जगह। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश को एक जगह जमा करता है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है? प्रकाश को कन्वर्ज करता है, जमा करता है, इसीलिए तो इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और दूसरे लेंस की अगर हम बात करें, तो आपके सामने अवतल लेंस है, और एक्चुअली में अवतल लेंस आपका ऐसा होता है, ये अवतल लेंस है। अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। जैसे ही प्रकाश इस पर ऐसे पड़ेगा, तो ये प्रकाश को फैला देगा, ऐसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को ये फैला देगा। मामला ये है, जो नजदीक का वस्तु अगर नहीं दिख रहा है, अगर मान लेते हैं मेरे भाई कि इसी का उपचार करना है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहें। पहले इसको जान लेते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। अब देखो, अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु दिखेगी, नजदीक का नहीं दिखा, तो नजदीक लाने के लिए ये लेंस लगाएंगे, तभी ना नजदीक आएगा प्रकाश। तो हम कहेंगे यहां पर उत्तल का इस्तेमाल करके ठीक कर देंगे। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, नजदीक का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, तो प्रकाश को फैलाएंगे, तभी दूर जाएगा। तो प्रकाश को फैलाने के लिए कौन सा लेंस? तो कहेंगे यहां पर अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई, आज के बाद लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे, बस इतना तुम अगर याद रख लेते हो तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एकदम बन जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर संवेग में परिवर्तन नहीं, संवेग में परिवर्तन की दर है। क्वेश्चंस में कुछ कुछ आंसर्स गलत दिए हुए हैं, लेकिन हम सभी भाई बहन लोगों से कहना चाहेंगे, जितने लोग देख रहे हैं, सभी लोग सेशन को लाइक भी करिए, और सभी लोग से हम इतना ही उम्मीद करेंगे, अपने भाई का हमेशा कॉन्फिडेंस को ऊंचा कीजिए। हम आपके लिए जिंदा है, आपको आपकी मंजिल तक श्योर पहुंचा देंगे। लेकिन आपसे बस इतना ही उम्मीद हम करते हैं कि मेरा जो अंदर का चीज है उसको जगा करके आप रखें, हमारी भूख को आप जगा के रखें, हमको लगे कि आपको चाहिए। तो मेरे भाई, बस ये चीज दिखना चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, बाद बाकी अगर हम दोनों का सही कॉन्फिडेंस अगर मैच कर गया, तो समझ लीजिए कि रिजल्ट होना एकदम श्योर है।
देखो संवेग में परिवर्तन बोलता है तो दो तरह की बातें आती है। एक तो सबसे पहले संवेग समझना है। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मोमेंटम कहते हैं। आज के बाद तुम लाइफ में गलती नहीं करोगे। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, और अगर संवेग को मोमेंटम कहते हैं, इसका मतलब कोई भी अगर मेरा वस्तु है, इसका द्रव्यमान अगर m है और इसकी गति अगर v है, इसमें कितने संवेग होंगे? तो आप सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई, इसका संवेग जिसको p से दिखाते हैं वो हमारा m गुना v होता है। लेकिन अगर हम संवेग में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, ये समझना है, अगर हम संवेग में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग कहेंगे यहां पर संवेग में परिवर्तन की बात करेंगे तो मान लेते हैं कोई वस्तु हमारा यहां पर है और ये वस्तु यहां से यहां चला, तो यहां पर जो वस्तु m1 है द्रव्यमान, और यहां पर जो वस्तु है उसका वेलोसिटी u1 है, और यहां पर वही वस्तु हमारा m1 है लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या हो गया? तो v1। या नहीं तो तुम ऐसे इसको समझने के लिए तुम कह सकते हो, यहां पर मान लेते कि हमारा v1 हो गया। मेरे भाई समझना गौर से जो कह रहा है, अगर संवेग में परिवर्तन को दिखाना है तो संवेग में परिवर्तन यानी संवेग में अंतर, संवेग में परिवर्तन यानी संवेग में अंतर, तो संवेग में जो अंतर होगा तो यहां के संवेग को हम कह देते हैं p1, यहां के संवेग को कह देते हैं p2। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक p2 माइनस p1, और इसको dp से दिखाते हैं। ये दिखाने का तरीका होता है। संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम ये प्रारंभिक ये, और इसका p2 मतलब क्या? तो कहेंगे यहां पर p2 अगर बोलते, चलो इसको लिख देते m2 v2, इसको बोलते हैं m1 v1 तो p1 हो गया, ये m1 v1 तो हमारा p1 हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कहने का मतलब है इसको डीपी से दिखाएंगे, और इसको लिखने का तरीका होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम ये प्रारंभिक ये, इसका संवेग p2, इसका संवेग p1, p2 माइनस p1। ये संवेग में परिवर्तन, और ये संवेग में परिवर्तन जो होता है मेरे भाई इस बात को समझना, ये आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर हो? आवेग के बराबर, जिसको हम लोग यहां पर इंपल्स कहते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा मेरे भाई, एक और फेमस सा चीज है, ये बात आपको एकदम नहीं भूलना है। अगर संवेग में परिवर्तन की दर अगर बोल देता है, यदि आपसे क्या देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की अगर दर बोल देते, संवेग में परिवर्तन यहां से यहां पढ़िए, संवेग में परिवर्तन यहां से यहां पढ़िए, ये वाला चीज, तो संवेग में परिवर्तन यानी कि डीपी। दर अगर किसी में भी चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे, डीपी है तो डीटी, और ये किसके बराबर? तो कहेंगे ये फोर्स के बराबर यानी एफ के बराबर होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर, और संवेग सिंपल पूछेगा तो किसी भी वस्तु का अपना संवेग होता है। या दर लगा हुआ है, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं पूछा है कि मार देंगे, ये संवेग में परिवर्तन दर लगा दिया, इसका समय से डिवाइड करना, फोर्स देगा यानी बल देगा। इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिए हुए थे, सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का भी आंसर आपका गलत दिया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज की बात करते हैं, ये हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इसको हम लोग यहां पर आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, सबको पता होगा। अगला है कि कौन सा कथन सही है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का निर्माण, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन, और सिल्वर क्लोराइड की ऑक्सीकरण। नीचे दिए गए प्रयोग का उत्तर का सही चयन करिए और आप आंसर करके बताइए इसमें से कौन से आंसर आपके यहां पे राइट होंगे। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन को आप पढ़िए, पहला और तीसरा को पढ़िए। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन अगर होते हैं तो सिल्वर का निर्माण हो, जैसा कि लाइट के सेंस में होता है। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। दोनों सही आपका है इसमें से, और दोनों अगर सही होगा तो 1 और 3 सही होगा, बाद बाकी और सब हमारा गलत है। इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, सिल्वर क्लोराइड का कोई ऊर्ध्वपातन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है कौन सा हमारा यहां पर मोनो, यहां पर मोनार लिख दिया, मोनो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा। मोनो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में याद रखना है कि 3 को हमारे क्या होंगे? तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक एसिड होंगे, यानी उसके कितने? तो 3 मोल होंगे, 3 भाग होंगे। और याद रखना मेरे भाई हाइड्रोक्सी पेंटेनिक एसिड्स के 1 भाग होंगे, और ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाता है? तो कहेंगे यहां पर मोनो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का निर्माण करता है। बस याद रखना है, क्योंकि ये चेन वगैरह नहीं पूछेगा, बस नाम पूछ लेता है, याद रखना। अगला है कि मेंडलीफ नहीं होगा, ये मेंडल होगा, ये गलती से लिखा गया है। आपको पता होगा कि मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। और वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित होती है? तो याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर हमारा होता है। अगला हम लोग देखते हैं मेरे वेजिटेटिव, अगर वनस्पतिक जनन की बात करते हैं, इसमें तो हम लोग प्लांट का स्टेम लगाते हैं, तना काट के लगाते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मस्तिष्क के कौन से भाग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है मेरे भाई? तो ब्लड प्रेशर को कभी भी रीढ़ की हड्डी नहीं करेगा। देखो ऑप्शंस भी छांटना चाहिए आपको, ये दोनों ऑप्शंस आपके छट के कभी नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी हमेशा
स्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन देता है, ये प्रतिवर्ती क्रिया कंट्रोल। लेकिन हमारा पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरेबेलम हो गया, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, तो ब्रेन का ये सबसे पिछला भाग है। याद रखिए रखिए, इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये कौन सा मस्तिष्क है मेरे भाई, तो इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और ये पश्च मस्तिष्क क्या करता है, तो हमारा कहेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। यही हो जाएगा, राइट। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। मेरे भाई घर्षण बल समझ रहे हैं, अगर घर्षण बल की बात करते हैं तो जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो घर्षण होगा, जब घर्षण होगा तो तापमान बढ़ेगा, क्योंकि घर्षण बल के कारण तापमान बढ़ता है। तो मेरे भाई हम सीधी सीधी बात कहेंगे, जैसे कि मान लेते हैं किसी गैस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसी गैस की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी गैस की बात करते हैं, यानी कि ये गैस की बात करते हैं, आपको समझना है, अगर किसी गैस की बात करते हैं और गैस को हम क्या कर रहे हैं, तो गर्म करते हैं। इसको जब हम गर्म करने पर, यानी कि गर्म करने पर क्या होगा मेरे भाई, गैस की जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो कहेंगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टकराएगा ज्यादा, आपस में टक्कर ज्यादा होगा। यहां पर क्या होगा मेरे भाई, गतिज ऊर्जा बढ़ने से मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के अंदर टक्कर ज्यादा होगा। और जब टक्कर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि उसके बीच में घर्षण ज्यादा होगा। और जब घर्षण ज्यादा होगा मेरे भाई तो हम कहेंगे वहां पर तापमान भी ज्यादा देखने को मिलेगा। एक बात जान लीजिए कि ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल अगर शामिल है तो हमारा गतिज ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देगा। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ऑप्शंस आपके राइट हो जाएंगे, एकदम करेक्ट हो जाएंगे। किसी गैस की हम बात कर रहे हैं, उस गैस में हमने क्या किया मेरे भाई, इस गैस की बात कर रहे हैं, उसको जब मैंने गर्म किया तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, और गतिज ऊर्जा के बढ़ने से टक्कर ज्यादा होने लगा। और जब टक्कर ज्यादा हुआ तो घर्षण ज्यादा हुआ, जब घर्षण ज्यादा हुआ तो तापमान क्या होगा, कि ज्यादा हो गया। इसका मतलब है मेरे भाई घर्षण बल ऊर्जा परिवर्तन में शामिल है तो किसी गैस में, और गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में बदल जाना ऐसा होगा। नहीं तो तुम दूसरे सेंस में भी समझ सकते हो, जैसे कि ये वाला हाथ है, इसमें गति है, सापेक्षिक गति है, गतिज ऊर्जा, और वह किस में बदल रहा है, उष्मीय ऊर्जा में। गर्म हो रहा है ना, करके देखो, हाथ तुम्हारे पास भगवान दिए हैं, करके देखो पता चल जाएगा। जब आप किसी रबर बैंड की बात करते हैं, देखो रबर बैंड बोले कि आपके पास स्प्रिंग बोले, रबर बैंड जो बाल में आप लगाते हैं, तो रबर बैंड को आप खींचिए या रबर बैंड को दबाइए या किसी स्प्रिंग को खींचिए दबाइए, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, याद रखना वो आपका, हमेशा याद रखना, हमारा स्थितिज ऊर्जा ही होता है। और चाहे आप रबर बैंड को खींचिए कि रबर बैंड को आप दबाइए, दोनों केस में याद रखना मेरे भाई कि स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। अगला है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा संतुष्ट होता है किसके लिए, तो कभी यहां पर और रेखीय परिपथ के लिए हमारा कहेंगे तो कंप्लीटली हमारा यहां पर डिफाइंड होता है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं, जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा। मेरे भाई यहां पर बोला है कि जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से, तरंग कहने का मतलब है तरंग हमारा कुछ ऐसा चलेगा, ऐसे तरंग अगर चला है, और दूसरी तरंग की अगर हम बात करना चाहते हैं मेरे भाई, सबसे पहले तो ये तरंग की अगर बात करते हैं, तरंग हमारा ऐसे ऊपर नीचे करके आगे बढ़ा, और यहां पर आपको दूसरी तरंग की बात करते हैं, ये लाल कलर में आपको यहां पर दिख रहा है, यहां तक हम बढ़ाएं, ये तरंग हमारा कुछ ऐसा। तो इस केस में अगर आपसे जब कोई तरंग एक सघन माध्यम में परावर्तित होती है, सघन माध्यम में परावर्तित होती है, मान लेते ये सघन माध्यम इसमें गया और यहां पर टकराया, यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, तो कि यहां पर हमारा टक्कर मारा, ये कंप्लीटली सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, तो ये हमारा सघन माध्यम है, यानी कि सघन माध्यम है। अब इस सघन माध्यम में जैसे ही जाकर के गया, ऐसे टकराया, वापस फिर होना शुरू हो गया, तो प्रकाश वापस ऐसे आना शुरू हो गया, एक ऊपर से एक नीचे से, लेकिन ये जा रहा है तो वो आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर साइनोसॉइडल वेव होता है, उधर से भी होता है, तो याद रखना मेरे भाई यहां पर जो फेज डिफरेंस आपको मिलेगा, याद रखना, बस ये याद रखना, इसमें जो आपको फेज डिफरेंस अगर मिलेंगे, वो फेज डिफरेंस आपको कितना, तो कहेंगे यहां पर पाई का मिलता है। कितने का मिलेगा, तो पाई का मिलेगा। याद रखना जाने और आने का एक ही माध्यम, उसको हम लोग कहेंगे फेज डिफरेंस हमारा पाई होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो ये तो आपको थोड़ा डेटा याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। जब कभी भी हाइड्रोजन परमाणु की बात करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अगर आपसे यहां पर पूछ ली जाती है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि अगर हम लोग हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की हम बात कर रहे हैं, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो
इस हाइड्रोजन परमाणु में हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वह कितनी होगी, तो याद रखना इसके काइनेटिक एनर्जी पर हम फोकस करना चाह रहे हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, याद रखिएगा ई स्क्वायर 8 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा मेरे मेरे भाई, तो पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं मेरे भाई कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होगा। अगर कुल ऊर्जा की अगर बात करता है तो मेरे भाई इस बात को भी एकदम नहीं भूलना है कि कुल ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, और जोड़ दीजिए किसको, तो पोटेंशियल एनर्जी को। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो कहेंगे ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और यहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो कहेंगे यहां पर प्लस माइनस माइनस, यानी कहने का मतलब इसको माइनस कर देगा, और ऐसी परिस्थिति में माइनस और ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसको जब सॉल्व करिएगा ये फाइनली आपको कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आपको फाइनली माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आपको आ जाएगा। तो ये आपको कुल ऊर्जा, और आपसे कुल ऊर्जा ही पूछा गया था, तो कुल ऊर्जा का आंसर जो होगा वो नेगेटिव में होगा, इसलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये। आपको ये डेटा याद रखना है, इसमें चूंकि डेरिवेशन इसका है, बहुत बड़ा डेरिवेशन करने से कुछ नहीं होगा, पॉइंट करने कितना होता है हाइड्रोजन में, याद रख लीजिएगा। अगला नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है मेरे भाई, जब कभी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो उसमें द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है, उसमें ऊर्जा भी संरक्षित होता है, उसमें संवेग भी संरक्षित होता है, उसमें कोणीय संवेग भी संरक्षित होता है। याद रखना नाभिकीय अभिक्रिया की जब कभी भी हम बात करेंगे ये सभी संरक्षित होंगे, ऊर्जा भी, संवेग भी, द्रव्यमान भी। इसका मतलब है मेरे भाई, नहीं यहां पर केवल केवल लिखा हुआ इसलिए ये गलत है, केवल केवल मेंशन कर दिया, यही तो मामला है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हमको लग रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, नाभिकीय ऊर्जा की अगर बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। ये तीनों आपके सही आंसर हैं। कौन सा सही संरक्षित रहती है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं की जगह पर एक से अधिक होगा। इसमें एक से अधिक आपका होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका शामिल है, ये तीनों आपका संरक्षित रहता है, ये तीनों आपका होगा, तीनों आंसर करेंगे। अगला है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की बात करते हैं मेरे भाई, तो नाभिकीय विखंडन जब होता है उसमें न्यूट्रॉन भाग लेता है, और जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो वो विस्फोटक भारी नाभिक में वो क्या होता है, टूटता है। याद रखना विस्फोटक भारी नाभिक में टूटता है, हल्के नाभिक में नहीं टूटता है। तो जब कभी न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमारा ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक हमारा सबसे कम होता है, तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड्स की हम बात करते हैं इसका क्वथनांक सबसे हमारा क्या होता है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, इसका क्वथनांक सबसे निम्न होता है, ध्यान रखेंगे। और आपको पता होगा कि ये भी हमारा अधातु, ये भी हमारा अधातु, और अधातु हाइड्रोजन सल्फाइड्स की हम बात करते हैं इसका क्वथनांक बहुत निम्न होता है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, हम भी लगातार आज दिन से क्लास ले रहे हैं, तो अभी के क्लासेस को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और कल से थोड़ा रिदम में हम आएंगे और थोड़ा और भी बढ़िया तरीके से हम आपके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी भाई मेरे लोग देख रहे थे, कल से आपकी क्लासेस जो है भारू तरीके से चलेगी। मेरी क्लासेस खास करके जानदार क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। आज हम यही रोकते हैं क्योंकि लेट हो गया है, सुबह मॉर्निंग से आपके सामने ही है, और अभी इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, थोड़ा सा लास्ट में फास्ट कर दिए, लेकिन कल से जो क्लासेस चलेंगी वो एकदम आपका जोर शोर से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते सभी लोगों से कहना चाहेंगे, एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से लाइक बटन दबा दीजिए, मजा आ जाएगा। कल आते हैं और आपके सामने और अच्छे तरीके से फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। और आप सभी लोग अगर टेस्ट दे रहे होंगे तो ऐप के माध्यम से जुड़िए, या फिर आप ऑफलाइन में भी टेस्ट आके दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, लेकिन सभी लोग सेशन को एक बार लाइक बटन दबाते जाइएगा, फिर आप विदा लेते जाइए, और कल मिलते हैं हम सभी लोग। हम सभी भाई बहन लोग अगर मिल के तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी इतनी बेहतर होगी कि हमारी जितनी बड़ी फैमिली है सभी बड़ी फैमिली का रिजल्ट होना तय है। ठीक है, क्वेश्चंस पर मेरा नजर है, सब हो जाएगा। ठीक है, आज तो बहुत दिन के बाद हम भी घर चले गए थे, आज आए हैं, तो धीरे धीरे करके एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। सब कुछ अपने कमांड में रहेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से काम करके देना है, रिजल्ट देना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।